Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन कंपनी एक्वायर्ड नॉर्वे हेडक्वार्टर्ड आरईसी ग्रुप फ्रॉम चाइना ब्लू स्टार कंपनी। तो आपको बताना है हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने चीन ब्लू स्टार कंपनी से नॉर्वे मुख्यालय वाले आपके आरईसी ग्रुप समूह यानी कि का अधिग्रहण किया। ओके, तो आपको बताना है कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने नॉर्वे के जहाँ पे नॉर्वे में हेडक्वार्टर्ड है एक चाइना की जो कंपनी है ब्लू स्टार कंपनी, उसका एक ग्रुप आरईसी ग्रुप है, उसको किस भारतीय कंपनी ने अधिग्रहण किया उसका। ओके, तो आपके ऑप्शंस हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि रिलायंस ने आपके चाइनीज ब्लू स्टार कंपनी कि जिसका हेडक्वार्टर आपका नॉर्वे में है, जिसका नाम क्या है आरईसी ग्रुप, जो कि क्या करता है आपके सोलर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं लाइक पैनल्स और जो भी इक्विपमेंट्स है वो सभी डेवलप करता है। ओके, तो इसका जो अधिग्रहण है हमारे रिलायंस कंपनी ने किया है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। दोस्तों, रिलायंस की बात करें तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री जो एक प्राइवेट कंपनी, उसने क्या किया है, उसने एक्वायर किया है किसको, नॉर्वे में हेडक्वार्टर्ड एक सोलर मॉड्यूल मेकर, यानी कि जो सोलर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट बनाते हैं जिसका नाम है आरईसी सोलर होल्डिंग्स या आरईसी ग्रुप। ओके, इसको जो इन्होंने एक्वायर किया वो आपका $771 मिलियन यानी 5,800 करोड़ रुपए दे करके इसको एक्वायर किया। ये चाइना के एक नेशनल ब्लू स्टार कंपनी का एक यहाँ पे हेडक्वार्टर था। ओके, आरईसी ग्रुप जो है एक वो किस चीज से फेमस है, वो इंटरनेशनल सोलर एनर्जी कंपनी है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किसको अधिग्रहण किया, आरईसी ग्रुप को, जो कि चाइना बेस्ड एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नॉर्वे में है। ओके, ये क्या करता है, हमने बात कर ली सोलर से रिलेटेड जो भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं वो तैयार करते हैं, जैसे कि सोलर सेल्स, पैनल्स हो गए आपके। ओके, और जो भी आपके अफोर्डेबल सोलर पावर है वो सभी चीजें ये जनरेट करता है। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज फाइल्ड एफआईआर अगेंस्ट ड्रीम 11 फॉर फ्लोटिंग इट्स ऑनलाइन गेमिंग बैन रूल्स। तो आपको बताना है हाल ही में किस राज्य ने ड्रीम 11 के खिलाफ ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंध नियमों का उल्लंघन करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि दोस्तों कर्नाटक ने जो है ड्रीम 11 पर एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि कर्नाटक ने क्या किया था हाल ही में आपका ड्रीम 11 या फिर और जो भी आपके ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है उनको क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। ओके, तो इनके बैन होने के बावजूद इनका जो ऐप है आपका वहां पे मिला इनके स्टेट में। ओके, इस वजह से इसके उल्लंघन के लिए कर्नाटक ने जो है इस पर एफआईआर कर दी है ड्रीम 11 पे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसको किस राज्य ने बैन करके रखा हुआ है, यानी किस राज्य में ये बैन है, दोस्तों याद रखिएगा आपका इकलौता कर्नाटक स्टेट है आपके इंडिया में। ओके, आइए कर्नाटक के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। तो दोस्तों कर्नाटक की लोकेशन की बात करें तो ये साउथ वेस्टर्न रीजन में है और इसकी स्थापना यानी ये राज्य जो है भारत के कब शामिल किया गया था, यानी ऑफिशियली इसको राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 1 नवंबर 1956 को इसको राज्य का दर्जा मिला था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। ओके, अब बात करें इसको जो है तब क्या कहा जाता था, इसको जो है मैसूर के नाम से जाना जाता था आपका, कब से 1956 से इसको मैसूर के नाम से जाना जाता था। ओके, उसके बाद 1973 से आपको इसे जो है कर्नाटक के नाम से इसे जानते हैं। ओके, तो यानी कि अब प्रेजेंट नेम इसका क्या है, कर्नाटक, और इससे पहले इसको मैसूर के नाम से जाना जाता था 1973 तक। ओके, बात करते हैं कर्नाटक की कैपिटल। तो दोस्तों कर्नाटक की कैपिटल है आपकी मैसूर, यहाँ के गवर्नर हैं आपके थावरचंद गहलोत। ओके, और यहाँ के सीएम हैं आपके बसवराज बोमई। ओके, सीएम कौन है, बसवराज बोमई यहाँ के सीएम हैं। और
यहाँ के जो गवर्नर है वो थावर चंद गहलोत हैं। ओके, बात करते हैं लेजिस्लेचर की। दोस्तों यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है वो दो सदनात्मक व्यवस्था यहाँ पे, यानी कि आपकी विधान परिषद भी है और विधान सभा भी। ओके, विधान परिषद और विधानसभा यहाँ पर दोनों है। ओके, तो यहाँ पे जो विधान परिषद है यानी कि आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें 75 सीट्स हैं और आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें 224 सीट्स हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो राज्यसभा यानी कि आपका उच्च सदन, इसके लिए आपकी 12 सीट्स आती हैं और लोकसभा यानी निम्न सदन, इसके लिए आपकी 28 सीट्स हैं यहाँ पे। ओके, आई होप आप लोगों को कर्नाटक से रिलेटेड चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए कर्नाटक को मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका हाईलाइटेड जो है वो आपका कर्नाटक राज्य है, जो कि आपका वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न में लोकेटेड है और वेस्टर्न घाट में इसकी लोकेशन आती है। ओके, बात कर लेते हैं इससे लगने वाले आपके स्टेट्स कौन से हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये आपका हो गया यहाँ पे कर्नाटक केरल। ओके, ये आपका केरल हो गया, ये आपका तमिलनाडु हो गया। ओके, ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश, ये आपका तेलंगाना, ये हो गया महाराष्ट्र। ये सभी राज्य हैं जो आपके कर्नाटक से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इनको याद रखिएगा, आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाउंड्री शेयर करने वाले स्टेट्स कौन से हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ का जो ट्रेडिशनल डांस, जो फेमस ट्रेडिशनल डांस है वो कौन से। तो दोस्तों यहाँ का जो फेमस ट्रेडिशनल डांस है वो है आपका डोलू कुंठिया और दूसरा है आपका यक्षगान। ओके, इनको याद रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, बात करते हैं यहाँ पे जो नेशनल पार्क्स हैं, जो कि यानी फेमस नेशनल पार्क जो हैं दोस्तों, वो है आपका बानरघट्ट यहाँ का नेशनल पार्क हो गया, नागरहोल, बांदीपुर, कुद्रेमुख और अंशी, ये सभी जो है यहाँ के फेमस नेशनल पार्क्स हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑप्शन देके निम्न में से कौन सा कर्नाटक में स्थित नेशनल पार्क है या फिर कौन सा नहीं है। सो आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच कंपनी साइंड शाहिद कपूर एंड मीरा कपूर एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। तो आपको बताना है हाल ही में किस कंपनी ने शाहिद कपूर और मीरा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि OnePlus जो है इस ब्रांड ने आपके शाहिद कपूर और मीरा कपूर को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओके, किसको, शाहिद कपूर और मीरा कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है OnePlus ने। तो दोस्तों OnePlus की बात करें तो ये आपकी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ओके, क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसका आपके हेडक्वार्टर कहाँ पे, चाइना के शेंगजेंग में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं, ये आपके जो बनाए गए हैं एम्बेसडर, ये सिर्फ आपके टीवी जो इनकी आती है OnePlus के जो टीवी ब्रांड्स हैं ये उसके लिए एम्बेसडर बनाए गए। ओके, ना कि आपके मोबाइल फोन्स के लिए। तो ओके, तो OnePlus क्या है, आपका सेलफोन्स यानी मोबाइल फोन्स भी बनाता है और टीवी अप्लायंसेस भी बनाता है, इसलिए इनको जो है टीवी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बात करें OnePlus की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 2013 में आपकी स्थापना हुई थी OnePlus की। ओके, बात कर लें प्रेजेंट में इसके सीईओ कौन है। तो दोस्तों प्रेजेंट में इसके सीईओ हैं आपके पेटेल लाओ, इसके सीईओ हैं पेटेल लाओ। ओके, कौन है, पेटेल लाओ जो है इसके प्रेजेंट में सीईओ हैं। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बात करें इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी, तो दोस्तों इसकी पेरेंट कंपनी आपकी ओप्पो है, यानी इसके मोस्टली शेयर्स जो हैं वो ओप्पो ने ले रखे हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इससे रिलेटेड चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ फेमस पर्सनैलिटी डाइड हु इज नोन एज फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो आपको बताना है हाल ही में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व का निधन हुआ है जिन्हें पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम के पिता के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी अब्दुल कादिर खान जो है, इनको जो है आपका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का फादर कहा जाता है। यानी पाकिस्तान के परमाणु जो कार्यक्रम थे उनके जो पितामह यानी फादर किसको कहा जाता है, तो आपके अब्दुल कादिर को कहा जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एट विच प्लेस इंडिया एंड चाइना 13th राउंड टॉक टेकिंग प्लेस
ओके, तो आपको बताना है किस जगह पे जो है इंडिया और चाइना की 13वीं जो बैठक है, यानी जो आपकी इनके बीच की जो वार्ता होनी है वो किस जगह पे होगी। तो दोस्तों आपके करेक्ट ऑप्शन है, आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि मोल्डो। ये आपका चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे है और ये चाइना का हिस्सा है मोल्डो। ओके, यहाँ पे जो है आपका इंडिया और चाइना की 13th बैठक होनी है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मोल्डो में, जो कि चाइना का हिस्सा है, इंडिया बॉर्डर से लगता है ये। ओके, और इसकी ये 13th बैठक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रिसेंटली डे ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, इंटरनेशनल डे ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 11 अक्टूबर को आपका क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, जिसकी थीम इस बार क्या रखी गई, यानी 2021 में इसकी थीम क्या रखी गई है, डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन। ओके, क्या है थीम, डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच इंडियन गर्ल बिकेम द ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर वन डे। आपको बताना है हाल ही में कौन सी भारतीय लड़की एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। ओके, तो दोस्तों ये आपकी जो है क्यों बनाई गई है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। हमने ये अभी क्वेश्चन बात की 6 क्वेश्चन पे, तो ये जो आपने देखा है इसमें क्या था, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो इसी को सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पे जो है एक आयोजन किया गया था। ओके, जिसमें जो है एक इंडियन लड़की ने जो है, यानी इंडियन जो गर्ल है, उसने यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन जीता, जिसकी वजह से इसको जो है वन डे के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया गया। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इसे किस लिए बनाया गया। अब बात करते हैं वह कौन है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि आदिति महेश्वरी जो है, इनको जो है ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया गया है वन डे के लिए। क्यों बनाया गया हमने बात कर ली, क्योंकि ये आपका इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट होना है। इसी उपलक्ष्य में एक कंपटीशन आयोजित हुआ था, जिसमें आपकी आदिति महेश्वरी जो है इसमें जीती हैं और इनको बनाया गया है आपका ब्रिटिश हाई कमिश्नर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों ये मात्र आपकी 20 ईयर ओल्ड हैं आदिति महेश्वरी, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपके राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ओके, बात करते हैं इनको क्या बनाया गया, ब्रिटिश हाई कमिश्नर वन डे के लिए। इस पे हमने क्वेश्चन में बात कर ली। बात करते हैं ये क्या है। तो ये दोस्तों क्या कर रही है इस समय, ये एक बैचलर्स इन फिजिकल साइंस कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मिरिंडा हाउस कॉलेज से कर रही है। ओके, यहाँ पे इन्होंने जीता है हाई कमिश्नर फॉर द वन डे कॉन्टेस्ट हुआ था, उसको इन्होंने जीता है। और ये कॉन्टेस्ट आपका 2017 से किया जा रहा है। ओके, ये कॉन्टेस्ट जो है आपका 2017 से शुरू किया गया था। जो इसमें जीतता है उसे क्या बनाया जाता है, आपका ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया जाता है। इसमें इस बार जो है एक इंडियन गर्ल ने जीता है। ओके, और ये कब सेलिब्रेट होगा, 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट होगा। ओके, आई होप आप लोगों को सभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी प्रोजेक्ट हैज बीन ग्रांटेड परमिशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन विच स्टेट और यूटी। तो आपको बताना है हाल ही में ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण परियोजना को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू करने की अनुमति दी गई है। आपके ऑप्शंस हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑल ऑफ दीज। तो यानी मणिपुर, नागालैंड और अंडमान निकोबार में आपका क्या किया जाएगा, वैक्सीन की डिलीवरी आपकी ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अंडमान निकोबार इसका ऑल ऑफ दिस, यानी कि मणिपुर, नागालैंड और अंडमान निकोबार इसके करेक्ट आंसर हो गए आपके, यानी ऑल ऑफ दिस। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ा मणिपुर के बारे में, फिर नागालैंड और अंडमान निकोबार के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर मणिपुर की बात करें तो दोस्तों मणिपुर जो है एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, हम सभी को पता है, जिसकी कैपिटल है आपकी दोस्तों इम्फाल। ओके, आपके मणिपुर की कैपिटल क्या है दोस्तों, इम्फाल यहाँ की कैपिटल है। बात करते हैं इससे लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला इससे हो गया आपका नागालैंड। ओके,
उसके बाद ये आपका नॉर्थ में पड़ता है, फिर आपका मिजोरम हो गया जो कि आपके साउथ से बाउंड्री शेयर करता है मणिपुर से। उसके बाद आपका असम हो गया। ओके, ये सभी राज्य जो है आपके मणिपुर के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन से? आपका नागालैंड, मिजोरम और आपका असम, ये सभी राज्य आपके मणिपुर से बाउंड्री शेयर करते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री क्या कोई शेयर करता है इसके साथ। तो दोस्तों इंटरनेशनल बाउंड्री बात करें तो म्यांमार की बाउंड्री आपकी मणिपुर के साथ शेयर होती है। ओके, किस इंटरनेशनल बाउंड्री साथ होती है? म्यांमार के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। ओके, आई होप आप लोग इसे भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें बनता और आपसे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पे सीएम और गवर्नर की। तो दोस्तों यहाँ पे जो गवर्नर है प्रेजेंट में वो है आपके ला गणेशन, जो है यहाँ पे आपके गवर्नर है। ओके, आप लोग याद रखिएगा गवर्नर और सीएम पे आप पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा। सीएम की बात करते हैं, कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे जो सीएम है वो है आपके एन बीरेन सिंह, जो कि बीजेपी से आते हैं। कौन है? एन बीरेन सिंह। और यहाँ की जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकार्मल है, यानी एक सदनात्मक है, जिसमें आपकी 60 सीट्स होती हैं। ओके, बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, यानी कि जो आपके सदन है, यानी हमारा राज्यसभा और लोकसभा के लिए यहाँ से कितनी सीट है? तो दोस्तों राज्यसभा के लिए यहाँ 1 सीट अलॉटेड है और लोकसभा के लिए भी यहाँ पे 1 सीट ही अलॉटेड है। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मणिपुर से रिलेटेड सभी चीजें। और अब बचती है इसकी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी क्या या स्टेट लैंग्वेज यहाँ की क्या है। तो दोस्तों मणिपुरी ही यहाँ की स्टेट लैंग्वेज है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मणिपुर से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं नागालैंड से रिलेटेड चीजें। ओके, क्योंकि दोस्तों ये स्टेट्स आपके जो है नॉर्थ ईस्ट के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अब इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं नागालैंड। तो दोस्तों नागालैंड की बात करें तो ये आपका बाउंड्री सबसे पहले बात करते हैं किससे शेयर करता है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है। ओके, उसके बाद आपका असम से बाउंड्री शेयर करता है और आपका किससे करता है? मणिपुर से। इन 3 राज्यों से, किससे? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से जो है आपका नागालैंड बाउंड्री शेयर करता है। ओके, और बात करें इंटरनेशनल बाउंड्री किससे शेयर करता है? तो दोस्तों इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी भी आपकी म्यांमार से ही शेयर होती है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया किससे शेयर होती है? म्यांमार से। कैपिटल की बात करें नागालैंड की, तो दोस्तों नागालैंड की कैपिटल आपकी है कोहिमा। क्या है आपकी कैपिटल? कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। ओके, आई होप बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे नागालैंड की कैपिटल क्या है आपकी? कोहिमा है। ओके, यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है आपका दीमापुर। दीमापुर क्या है दोस्तों? यहाँ यानी कि आपके नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ के सीएम और गवर्नर की। तो दोस्तों सीएम और गवर्नर की बात करें तो दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर हैं आपके RN रवि। कौन है यहाँ के गवर्नर? RN रवि यहाँ के गवर्नर है। ओके, बात करें यहाँ के सीएम कौन है? तो दोस्तों यहाँ के जो सीएम है वो नीफ्यू रियो है। कौन है? नीफ्यू रियो यहाँ के सीएम है। ओके, यहाँ के सीएम है आपके नीफ्यू रियो यहाँ के सीएम है। ओके, कौन है? नीफ्यू रियो यहाँ के सीएम है। बात कर लेते हैं लेजिस्लेचर की। दोस्तों यहाँ पे भी एक सदनात्मक व्यवस्था और 60 सीट्स आती हैं। पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा के लिए भी 1 सीट है और राज्यसभा के लिए भी आपकी 1 ही सीट है। ओके, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों वो यहाँ की इंग्लिश है, ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है दोस्तों? इंग्लिश है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग अंडमान निकोबार के बारे में भी जान लेते हैं। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। तो दोस्तों अंडमान निकोबार क्या है पहले तो आप जान लीजिए, ये एक यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी है, जो कि आपकी 572 आइलैंड से मिलकर बनती है। ओके, यानी छोटे छोटे जो द्वीप हैं इनसे मिलकर आपका अंडमान निकोबार बनता है। ओके, और जो यहाँ के मेजर जो है यानी 38 आइलैंड्स जो है जहाँ पे लोग बसे हैं यानी इनहैबिटेड आइलैंड्स हैं। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे कि यहाँ पे आइलैंड्स कितने हैं? 572, और जो इनहैबिटेड यानी कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो कितने हैं? आइलैंड्स है 38 आइलैंड्स पे लोग यहाँ पर रहते हैं। ओके, बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। तो दोस्तों ये आपका बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। ओके, कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। बात करें अगर इसकी स्थापना की तो दोस्तों इसको जो है राज्य का दर्जा यानी यूटी का दर्जा जो मिला था वो कब मिला था? ये आपका मिला था 1956 में। ओके, कब मिला था? 1956 में। इसकी कैपिटल की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर है जो वो यहाँ की कैपिटल है। क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। ओके, पोर्ट ब्लेयर जो है आपकी कहाँ की कैपिटल है?
अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों। तो यहाँ के जो एलजी हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो आपके एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। ओके, कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के एडमिरल लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ओके, और यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो है आपके चेतन भूषण सांगी जो कि एक आईएएस रह चुके हैं। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ की लोकसभा के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी आती है और राज्यसभा के लिए यहाँ से कोई भी सीट अलॉटेड नहीं है। ओके, और हाई कोर्ट की दोस्तों बात कर लें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ पे आता है। तो दोस्तों इसका जो हाई कोर्ट आता है आपका वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आता है, यानी कलकत्ता जो आपका हाई कोर्ट है वहीं पे इसकी बेंच है, यानी पोर्ट ब्लेयर जो है कलकत्ता हाई कोर्ट की जो बेंच है वो आपकी पोर्ट ब्लेयर बेंच बनाई गई है इस नाम से। और यानी कि जो अंडमान निकोबार से रिलेटेड जो केसेस होंगे वो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो देखेगा, जिसकी बेंच कहाँ पे होगी? पोर्ट ब्लेयर में बनाई जाएगी। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन टिल विच ईयर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। आपको बताना है हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यानी ये जो हस्तशिल्प क्लस्टर योजना है इसके विकास के लिए, यानी हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है इसके विकास के लिए जो है एक योजना चलाएगी। क्या नाम है? कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। तो इसको कब तक चलाया जाएगा, यानी ये स्कीम कब तक लागू रहेगी, आपको ये बताना है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 2026 तक यह योजना लागू रहेगी और यह योजना के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम्स होंगे उनको पूरा किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब और इसके बारे में और जानते हैं थोड़ा। तो दोस्तों ये योजना क्यों लागू की जा रही है? तो इसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए, यानी जो हैंडीक्राफ्ट है हमारे यहाँ उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया जाए, डिजाइन अच्छी हो उनकी और टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेड किया जाए इनको। ओके, और इनका जो एक्सेस है वो मार्केट तक पहुंचाया जाए, यानी कि जो इनके द्वारा आपके हैंडीक्राफ्ट तैयार किए जाते हैं उनको मार्केट तक पहुंचाने की सुविधा प्रोवाइड किया जाए। तो ये सभी जो है आपके योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। क्या है? ढांचागत सहायता, डिजाइन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार पहुंच, और ये सभी इस योजना के आपके प्रोग्राम से। ओके, इसको लॉन्च किया गया आपका वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए, जिससे हमारे जो लोकल आर्टिसियंस है यानी हमारे जो लोकल हस्तशिल्प हैं और जो हमारे एसएमई यानी हमारे जो स्मॉल मार्जिनल जो हमारे लोग हैं यानी जो निचले यानी जो छोटे स्तर पे वर्कर है उन सभी लोगों को बूस्ट करना उनके प्रोडक्शन में और उनका एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। ओके, यानी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने के लिए शुरू किया गया है इसको और पूरा करेगा। इसका क्या करना है? इसको उत्पादन को बढ़ावा देना है, स्थानीय जो कारीगर हैं ओके एसएमई जो उपयोगिता है उसको जरूरतमंद विज्ञापन निर्यात कराया जाए। ओके, आई होप अब आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एट विच प्लेस 25th मनसुख कॉन्वोकेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस हेल्ड। तो आपको बताना है हाल ही में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान का 5वां मनसुख दीक्षांत समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया। ओके, तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि इसको आपके बेंगलुरु में आयोजित किया गया, यानी कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में इसको आयोजित किया गया। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या आयोजित किया गया। मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो है एक कॉन्वोकेशन है ओके, यानी दीक्षांत समारोह है उसको यहाँ पे आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज के करंट अफेयर्स बहुत ही शानदार लगे होंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जिससे कि हमें और सपोर्ट मिल सके और हम लोग आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों गुड डे, गुड बाय।